बहुत धन्यवाद जी। बात चुप करो। मैं आज बताना चाहूँगा, बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं सामने। एक तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन बहुत नजदीक हैं और इतने थोड़े समय में जो मांगे किसान मजदूरों ने रखी हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है ये अनुचित बातें हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर केंद्र का मंत्रिमंडल हमेशा ही, जो भारत सरकार का मंत्रिमंडल है, वो पॉलिटिकल फैसले लेता है, उसको अधिकार होता है, और वो अगर अध्यादेश लाए, ऑर्डिनेंस लाए तो ओवरनाइट भी ला सकता है अगर उसका दिल करे तो। अगर इस मोर्चे का सुखद हल चाहती है सरकार तो तत्काल प्रभाव से अध्यादेश जारी करे भी हम एमएसपी पे लीगल गारंटी कानून बनाएंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। जहां तक प्रक्रिया क्या होगी, कोई भी अध्यादेश आ जाए उसके भी 6 महीने का समय होता है। वर्तमान पार्लियामेंट में भी फैसले किए जा सकते हैं। अगर किसी कारण ना हो तो दोबारा नई पार्लियामेंट भी इस अध्यादेश को इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। तो हमें रास्ता निकल रहा है। जहां तक 23 फसलों का CACP रेट तय करती है, उसके साथ हमारा सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। हम कहते हैं उसी तरीके से आप 23 फसलों के ऊपर अध्यादेश कर दें। हमारी मांग है सभी फसलों के ऊपर। CACP के असूलों पे भी हम बात करना चाहते हैं। ये आगे का रास्ता रह जाएगा, आगे देख लेंगे कैसे किस तरह से उस चीजों को हमने हैंडल करना है। जहां तक C2+ 50% है और उसके बारे में भी आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। A2+ FL के ऊपर ये रेट दे रहे हैं, उसी फार्मूले के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और जहां तक गन्ने का सवाल है, C2+ 100% की बात कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया किस तरह से बने, इसके ऊपर आगे बात चल सकती है। और दूसरी, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करना। सरकार ये बोल रही है, इसके बारे में आकलन करना पड़ेगा। सरकार के सारे सरकारी बैंक हैं, अगर भारत सरकार कहे तो 2 दिन में सारे आंकड़े उनकी टेबल में पहुंच सकते हैं। यह भी पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। वो बोलते राज्यों से मशवरा करना पड़ेगा। राज्यों को छोड़ दो, आप केंद्रीय बैंक और केंद्र की बात करो, उसमें से फिर फाइनल करो कि कर्ज किसान मजदूर का खत्म करना कैसे करना, बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने जो आपके समक्ष बातें रखी, मुझे बार बार आप सवाल करते हैं कि इसका हल क्या होगा, तो ये हल के रूप में हम आगे बढ़े। बाकी सब मांगे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में विचार करके मांग बना के आगे चला जा सकता है। जो खेती संकट को हल करने की बात है, अब खेती किस तरह से प्रफुल्लित हो भारतवर्ष में, असल किसानों का किस तरह से भला हो, ये बातें इस तरह से हो सकती है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी। अब पहले MSP हमें मिल रही है, बहुत सी फसलों पे सरकार खरीद कर रही है, तो वो बोले धान और गेहूं पे MSP हमें मिल रही है, तो इसका संबंध महंगाई से कहाँ है? बोल, मैं उचित जवाब दे रहा हूँ। कहाँ से महंगाई? जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है। जिन फसलों पे सरकार खरीदी नहीं करती है उनके दाम मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये उल्ट प्रभाव है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है
भी जो किसान मांग रहे हैं ये देश की बड़ी पूंजी इन मांगों पे लग जाएगी। तो ये भ्रमित करने वाली बात। देखिए बहुत सी कैलकुलेशन आपके सामने आई है। वो कह रही हैं अगर 23 फसलों की भी हम बात करें 36,000 रुपए से 36,000 करोड़ रुपए से चल सकता है। एक कैलकुलेशन ये बोल रही है कि 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख से सारा घाटा पूरा किया जा सकता है। जो सरकार खरीदेगी आगे बेचेगी भी, एक सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 पैसे अधिक लग जाए, नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी देश को गुमराह करने वाली बात है कि देश की पूंजी का अधिकतर हिस्सा किसानों की मांगों के ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, और जो मैंने अभी आपके सामने बोला 2.25 लाख, 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो अभी देखिए हमारी आबादी कितनी है, 60% देश का किसान है। तो भाई इतनी जीडीपी में आप देख ले कितनी बड़ी पूंजी, तो ये थोड़ा सा हिस्सा भी हमें देने के लिए तैयार नहीं। तीसरा, अगर एमएसपी पे लीगल कानून पर खरीदी होगी, सरकार ने पीडीएस सिस्टम रखा, वो बोल रहे हैं हम 80 करोड़ से प्लस लोगों को बंद कर दूं मुफ्त अनाज देंगे। तो कैसे देंगे भाई? आप खरीदेंगे तभी देंगे, खरीदी करेंगे तो देंगे। तो जो पहले आप हमसे खरीदे, किसान को उचित मूल्य मिले, पीडीएस से आप जो गरीब है उनको दें, तो दोनों बातें आपस में बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। आप तो तेल बीज दालें विदेशों से मंगा रहे हैं, किस लिए मंगा रहे हैं भाई? हम पैदा करने के लिए तैयार है, इसलिए बाहर से भी हमें एमएसपी पे खरीदी नहीं होती, तो हम इधर बढ़ नहीं रहे। अगर हमें बोल दें अब एमएसपी लीगल गारंटी कानून माना है, हम आपको पैदा करके देंगे इसी देश में, किसान का भला भी होगा और जो गरीब है पीडीएस में उसे भी दिया जाएगा। तो जो अभी पूरे दुनिया भर में सवाल निकल के आए केंद्र की ओर से, हमने आज की पीसी में उनका जवाब देने की बात कर रहे हैं। आगे बात डेलीवर साहब बोलेंगे। देखिए प्रदेश साहब ने मोटी मोटी बात आप सबके सामने रखी है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बात मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए एमएसपी का पूरे देश के सभी किसानों को सभी फसलों के ऊपर देने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर इस पर थोड़ा ध्यान करें दें हम, जैसे हमारे भाई साहब ने ये बात बताई, इन्होंने बात बताई 2.5 लाख करोड़ रुपए, वो एक स्टडी है। एक स्टडी अभी नई और आई है, वो बड़ा हैरान करने वाली है। उसमें ये कहा गया है केवल 36,000 करोड़ रुपया ही चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इससे आगे बढ़कर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार सीरियस होकर देश के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की तरफ जाती, हमारे दिन दोनों की तरफ ध्यान दे, कारपोरेट लोगों का ध्यान देना थोड़ा कम करे, तो मेरा ख्याल है सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में लगेगी, छोटे व्यक्तियों को, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो एग्रीकल्चर है 50% रोजगार एग्रीकल्चर हमारे लोगों को दे रहा है। और उससे भी आगे पिछला आंकड़ा एक सामने आया कि 20% जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का। अगर एग्रीकल्चर 20% शेयर डालता है उसमें, तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इनके लिए केवल 2.5 लाख करोड़ भी निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। तो मुझे लग रहा है सरकार की नीयत में फर्क है। अगली बात जो ये बात कही जा रही है कि आंदोलन का ये जो समय है, ऑर्डिनेंस की बात की, हमारे भाई साहब ने ये बात कही कि ऑर्डिनेंस एक तरह का, पीछे भी तो सरकार 3 कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी। आज इनके हालातों को कंट्रोल करने के लिए, देश के लोगों को कुछ देने के लिए अगर सरकार ऑर्डिनेंस ले आती है, ठीक है, हमारे लिए एक बार ये लाइन की है। लेकिन ऑर्डिनेंस भी सरकार इस नियत से लाए कि 6 महीने की उसकी म्याद होती है, समय होता है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें ऑर्डिनेंस को। और आगे 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से सरकार ने उसको कानून बनाना होता है वो बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार की नीयत साफ हो। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए
जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समय की इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने लगभग 2 साल से अलग अलग तरीकों से सरकार के पास डिमांड्स को डिमांड नहीं है। पहली तो बात मैं फिर क्लियर कर दूँ, यही जो हमारी सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई थी, इनकी याद दिलाने के लिए रिमाइंडर मांग पत्र के रूप में देते रहे। 2 साल से जाते रहे, सरकार ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय जब नहीं बचता तो हमारी मजबूरी बनती है कि सरकार को मानी हुई मांगों को ध्यान दिलाने के लिए इस पर करना, आंदोलन के रास्ता तय करना हमारी मजबूरी थी। उसके लिए ये किया जा रहा है। इसको गलत तरीके से जो पेश करने वाले लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं जो कुछ लोग भाई साहब ने बात कही है कि बहुत सारे लोग मोदी जी की ऐसी बातें कर रहे हैं, आंकड़े निकाल कर बता रहे हैं लोगों को इतना बड़ा बोझ चलेगा पड़ेगा, इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। इसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं, खुली चर्चा के लिए तैयार है। हमारे पास भी बहुत सारे समझदार बुद्धिजीवी, हमारे साथ भी इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो इसका निकाल कर इनको आंकड़ा बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा आप जो बात लोगों के सामने रख रहे हो कि देश का सब कुछ शायद किसान ही लूट कर ले जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत तरीके से पेश की जा रही है। और लगभग धन्यवाद साहब। हाँ, एक मिनट मांग साहब पहले कंप्लीट कर लो जी। ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਟੂ ਯੂ ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਸੀ what actually is happening here. You are here from last 3-4 days and you have seen how brutal the Haryana government and the central government is towards the farmers, which will ensure that all the media houses which come here are issued an I card so that there is no confusion. And in event of any such occurrence, there are volunteers who will ensure that your safety is well taken care of. So with this, I would like to ask my colleague Rana Sahab to speak. ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਵਰਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਐਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇ सरकार, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। डल्लेवाल साहब, ये ऑर्डिनेंस पे आपने कहा ऑर्डिनेंस, ये मांग उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए कि स्पेशल सेशन जब महिला आरक्षण बिल के लिए लाया गया और जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी लग रहा है कि 10-12 साल बाद होगा, तो स्पेशल सेशन क्या नहीं आ सकता है? और स्पेशल सेशन अगर नहीं ला सकती है सरकार, तो क्या किसान अब इस मोदी सरकार के लिए वोट बैंक नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल उचित कहा। तो हम तो बोल रहे हैं कि आपके पास समय है, उधर से ये बातें आ रही है देश के समक्ष। हम तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बोलना चाहते हैं भी असल मकसद क्या है कि सरकार चाहे तो स्पेशल सेशन बुलाकर भी कानून बना सकती है, अगर नहीं तो अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। पर सरकार की नीयत में खोट है, वो समय बिताना चाहती है, करना कुछ नहीं चाहती। तो जो हम मांगे कर रहे हैं देश भर में, उसकी परसेप्शन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बैठक हुई थी, चर्चा हुई थी, आपने कहा था कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। देखिए, जब चर्चा हो रही थी तो इस बात पे था भी, उस समय जब पहली मीटिंग चल रही थी तब तो संसद का सत्र चल रहा था। हमने कहा संसदीय सत्र चल रहा है, अब निर्णय कीजिए, तो इसमें अभी कोई नहीं था। तो वो परसेप्शन अलग किस्म की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई पार्लियामेंट ना तो भंग हुई है ना भंग अभी होगी। जब इलेक्शन कोड आएगा देखेंगे। तो हम तो उसको जवाब किस ढंग से देना वो टेक्निकल बात कर रहे हैं। एक बात मंडेल साहब, दिल्ली कूच का ऐलान जारी रहेगा। कल बैठक भी है, क्या उम्मीद है? कि सवाल उठाए के लिए एक आराम से सवाल जितने भी हैं सभी सवाल कर ले भाई, सभी के सवालों का जवाब देंगे हम, लेकिन आराम से ताकि उनकी अच्छी बात है। जैसे कुछ सवाल पहला दिल्ली एकता की गल ਹੁਣ ਵੀ एकता ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, एकता ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ बीजेपी पिछले साल भी जो पिछला आंदोलन लड़ा 2010, जब वो आंदोलन लड़ा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस समय सभी संगठन एकजुट तो नहीं थे। ये जो पटेल साहब बैठे हैं ये अलग तरीके से हमारे साथ उसको सपोर्ट कर रहे थे, राणा साहब भी सपोर्ट कर रहे थे, हम एक अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे थे। अगर वो कोई सपोर्ट करता है इसकी, अगर कोई भी आदमी समझता है कि इसकी सपोर्ट की आज ज़रूरत है, इन मांगों की ज़रूरत है, इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकता है, उसको कौन रोकेगा? वो किसी प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम एक जगह पे एक ही स्टेज बनाकर उसको समर्थन करें। आज हम यहाँ पे स्टेज एक कर रहे हैं, हमारा जो उड़ीसा का किसान कर रहा है हमारे लिए, वो यहाँ तो नहीं कर रहा है, यहाँ तो नहीं कर रहा है ना। अगर वो वहाँ पे बैठा कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में कर रहा है, तो वो भी हमारे इस आंदोलन का सपोर्ट है। ये कहा जा रहा है पिछले साल भी यह हुआ, धरने प्रदर्शन करने के बाद इसको ठीक करवाया कि 1 एकड़ से केवल 21 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा, इस एरिया से केवल 22 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा। वो क्यों है? क्या ये फिर पूरी की पूरी खरीदी हो रही है? जो WTO का प्रभाव है, तो उसके प्रेशर के नीचे हमारी सरकार कर रही है। बाहर से अनाज मंगवाने की जो पॉलिसियाँ हैं उनके आधार पे ये सरकार चल रही है। यही है कि हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। जहाँ तक बात है कि जो WTO की बात करते हैं उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 8.5% जिस दिन से WTO का प्रभाव शुरू होगा उसी दिन से 8.5% इस देश का लोग कंज्यूम, जितना माल कंज्यूम करते हैं, जितना अनाज कंज्यूम करते हैं,
इतना तेल कंज्यूम करते हैं 8.5% बाहर से करेगा देश का किसान का भले कुछ भी हो। हमारी यही उसके खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि एक एक दाना हमारे देश के किसान का खरीदा जाना चाहिए, इसीलिए तो हम कानून ला रहे ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।